हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट साइकोलॉजी या सीटेट में जो पेडागोजी पूछी जाती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये जो मैं आपको कराने वाला हूँ ये 2019 का एग्ज़ाम पेपर है, यानी कि प्रीवियस पेपर है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। और सीटेट की सबसे खास बात ये होती है कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पेडागोजी सबसे ज़्यादा होती है और साइकोलॉजी तो हर सेक्शन में होती है, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, चाहे वो हमारा हिंदी हो, सीडीपी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो या हमारा मैथ्स हो। सभी में जो हमारी पेडागोजी होती है सभी में होती है। और इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा जेंडर है, जेंडर क्या है। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, जेंडर एक जैविक निर्धारक है या एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, आखिर जेंडर क्या है। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि जेंडर का मतलब क्या होता है। जेंडर एक हिंदी में बोलते हैं उसे लिंग, और एक सामाजिक संरचना है जिसमें जो महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं। तो महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होती हैं जेंडर में। और जो जेंडर होता है उसकी भूमिका समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन दोनों में अपनी भूमिकाओं का निर्धारण करते हैं। तो जेंडर हमारा क्या है, एक सामाजिक संरचना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जब लिख के आता है कि जेंडर एक जैविक सत्ता है। जी नहीं, जो हमारा जेंडर है, जेंडर हमारा आखिर है क्या, उसमें महिलाएं और पुरुष, जेंडर बना है वो महिलाओं और पुरुष दोनों से मिलकर बना है। तो महिलाएं और पुरुष ये कहाँ पर रहते हैं, ये एक समाज में, ये समाज का निर्माण करते हैं। तो जेंडर हमारा एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। ए नंबर लिखा है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्वयं, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो जो विकास होता है, जो विकास का जो व्यापक आयाम होते हैं उसको सबसे ज़्यादा सही पहचान किस रूप में देते हैं। तो सामाजिक शारीरिक एवं व्यक्तित्व, यानी कि सोशल, फिजिकली एंड पर्सनली। सोशल संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक। संवेग उसमें सबसे ज़्यादा होगा, बौद्धिक क्षमता भी उसमें होगी, अध्यात्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और शौक। चारों चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो जो विकास के जो व्यापक परिणाम होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है। एक तो हमारा शारीरिक हम स्वयं, एक संज्ञान और एक समाज और एक संवेगात्मक। तो जो व्यापक परिणाम, जो भी विकास होगा वो सामाजिक तौर पर तो होगा ही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे बुद्धि से हमारा तात्पर्य किस रूप में है। तो बुद्धि से तात्पर्य हमारे जो व्यवहार हैं, हमारा जो संज्ञानात्मक व्यवहार है उसके संपूर्ण वेग से होता है। तो बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रयोग की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती हैं। बुद्धि अभिसारी रूप में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है। देखिए, जो बुद्धि हमारी है एक बहुआयामी, यानी कि उसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, एक बहुआयामी है, और जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परखी जाती है। देखिए, बुद्धि हम कैसे चेक करते हैं, आईक्यू लेवल हम कैसे चेक करते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। उसमें कई सारे परीक्षण किए जाते हैं, बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, कई सारे टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि हाँ हमारी बुद्धि किस रूप में और कितनी है। तो बुद्धि में कई सारी योग्यताएं पाई जाती हैं जो कि हमारी सूझबूझ और हमारी समस्या समाधान, हम परिस्थितियों को किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं समस्याओं को,
और समायोजन करते हैं हमारी सोचने की क्षमता किस रूप में, तो जो बुद्धि हमारी बहुआयामी है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का जो माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो आप खुद से आप दिमाग लगाइए कि जो प्राथमिक, इसमें प्राथमिक पूछा गया है, प्राथमिक सामाजिकरण हमें समाज के बारे में कौन परिचय कराता है? अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर नन्हा बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसको समाज के बारे में कौन परिचय दिलाता है? मान लीजिए कि बच्चा अभी 2 साल का है, तो अभी 2 साल से तो वो स्कूल जाने नहीं लगेगा, तो उसको सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखेगा, कहाँ से देखेगा? क्या वो मीडिया उसे बताएगी? क्या परिवार बताएगा? क्या विद्यालय बताएगा? या सरकार? पहली बात तो मीडिया से वो रूबरू नहीं होगा, विद्यालय वो अभी जाएगा नहीं, और सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो परिवार, जो हमारा परिवार है वो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। देखिए, जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप में यानी कि जो बड़े कैसा सोचते हैं, एक लेवल एक चेंज हो जाता है, उसका जो स्तर होता है वो चेंज हो जाता है। वयस्क जो सोचेंगे वो काफ़ी चीज़ों को कंपेयर करके सोचेंगे, और जो बच्चे होंगे उनका जो लेवल होगा, उनका सोचने की जो उनकी क्षमता होगी गुणात्मक रूप में, क्वालिटी के रूप में उनकी वयस्कों से भिन्न होगी। और उनकी बच्चों की सोच जो होती है वो निम्न होती है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। वयस्कों से बेहतर होती है, मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं। उन्होंने कहा था कि गुणात्मक यानी कि क्वांटिटी की बात नहीं यहाँ पर हुई है, क्वालिटी की बात हुई है। तो बच्चों की सोच जो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जीन पियाजे ने कहा था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़िए। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या विलंबित अनुकरण। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें क्या भिन्न होती है? तो जो बालक होता है हमारा, वो स्वकेंद्रित व स्वार्थी नहीं होता है, वो दूसरों के संपर्क में आता है तभी ज्ञान को अर्जित करता है। अगर वो स्वार्थी होगा तो दूसरों के पास जाएगा नहीं, और दूसरों के संपर्क में आएगा नहीं, तो ज्ञान का उसका अर्जन नहीं होगा। इस दौरान वो खेलता है, दूसरों का अनुकरण करता है, चित्र वगैरह बनाता है, और भाषा का जो माध्यम होता है वो एक दूसरों से सीखता है। तो इस अवस्था में जो अनुक्रमणशीलता होती है इस एज में वो पाई जाती है, क्योंकि एक दूसरे को देख कर ही वो सीखता है। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें विचारों की अनुक्रमणीयता बच्चों की विशेषता को बताती है। अनुक्रमणीयता मतलब क्या होता है? बच्चे बार बार देखते हैं कि ये काम ये कर रहा है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो बात की बात है, लेकिन वो सीखेगा कैसे? अगर बार बार किसी भी चीज़ को आदमी, जैसे कि परिवार में मम्मी पापा या भाई बहन बातचीत करते हैं तो वो इस चीज़ को सीखेगा। अनुक्रमणीयता मतलब बार बार अनुकरण करेगा तभी सीखेगा। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चे की, वो अनुक्रमणीयता उसमें पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरणा, सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम की क्षमता को निर्धारित करती है। देखिए, जो बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित अगर करना है तो उनको पुरस्कृत एवं दंडित करना अनिवार्य नहीं है। अगर किसी बच्चे को आप बार बार पुरस्कार दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर रुक जाए और उसकी जो ग्रोथ है कम हो जाए, क्योंकि उसको बार बार तो पुरस्कार मिल ही रहा है। अगर आप उसको बार बार दंडित कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो ये समझ ले, ये जान ले कि मैं तो अब ये कर ही नहीं पाऊँगा, और क्योंकि मुझे बार बार पनिशमेंट मिल रहा है। तो अधिगम
में प्रेरित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। हर बच्चा किसी न किसी चीज़ को जानने के लिए अंदर से उसके अंदर मोटिवेशन रहता है, प्रेरित रहता है और वो खुद से प्रेरित रहता है, सीखने में सक्षम रहता है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो कोई भी बच्चा आगे चल के कुछ भी नहीं बन सकता है। ना तो वो वैज्ञानिक बन सकता है, ना वो इन्वेंशन किसी भी चीज़ की खोज कर सकता है, ना ही वो आगे जा सकता है, अगर सारी चीज़ें आनुवंशिकता पर डिपेंड हैं तो। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ये मायने रखता है, लेकिन सभी के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। सामाजिक और जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है प्रेरणा देते हैं, लेकिन अधिगम की क्षमता को निर्धारित नहीं करते हैं, ना ही ये सीमित करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ए नंबर है खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में खाली स्लेट, छोटे वयस्क के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सक्रिय अन्वेषक। जो बच्चा होता है वो एक्टिव रहता है और रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि एक्टिव रहेगा तभी रिस्पॉन्ड कर पाएगा। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है या एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेओ जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा था कि जो अधिगम है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि जो अधिगम होता है वो हमें सामाजिक तौर पर ही हम उसको सीखते हैं चीज़ों को, तभी हमें अधिगम होता है। समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं या समाज जो हमें सिखाता है, समाज में कौन कौन आते हैं, विद्यालय हो गया, परिवार हो गया और मीडिया, ये सारी चीज़ें एक सामाजिक तौर पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो अधिगम हमारा कहाँ से होता है? अधिगम हमारा समाज से होता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक गतिविधि है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को क्या जरूरी है, कैसे सिखाया जा सकता है? बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करके जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वो अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण मतलब होता है खोज। और प्रेक्षणात्मक अधिगम को प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। या बच्चों को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। देखिए, जो बच्चा होगा, जीन पियाजे क्या कहते थे कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। तो बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा सीखेगा ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करके, यानी कि बच्चा जो ज्ञान को सक्रिय रूप में एक एक्टिव रिस्पॉन्स थ्योरी के तहत जैसे जैसे वो दुनिया में आगे बढ़ेगा वो व्यवहार के कौशल को प्रयोग करेगा। जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसके कौशल को देखेगा और उसका यूज़ करेगा और तथा अन्वेषण करेगा और खोज करेगा। कोई चीज़ है, कोई खिलौना है, अगर गिरा और टूट गया तो मन में सोचेगा कि गिरने से टूटता है, यानी कि दोबारा उसको नहीं फेंकेगा। तो बच्चा कैसे सीखेगा? जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो उस चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में देखेगा, सोचेगा, दोबारा उसे नहीं करना है तो करके सीखेगा। जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक वो उसको मालूम नहीं चलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा बालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है। विविधता मतलब भिन्नता, कई सारी चीज़ें होती है। व्यक्तिगत विविधता, हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। फिर भी चालक विकास का क्रम से फिलिंग द ब्लैंक्स तक है, यानी कि परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, शीर्षगामी से अधोगामी, ऊपर से नीचे, अधोगामी से शीर्षगामी यानी कि नीचे से ऊपर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो जो बालक में विकास की दर होती है उसमें व्यक्तिगत विविधता तो होती है, यानी कि
इंडिविजुअली हर व्यक्ति, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। सब में क्वालिटी अलग अलग होती है। हर बच्चे की क्वालिटी दूसरे बच्चे से अलग होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अगर विविधता नहीं होगी तो इस दुनिया में जो विभिन्नता है, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई कम टैलेंटेड है, ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इतना जो वैज्ञानिक हैं, और सामान्य तौर पर अगर मैं हूँ या और कोई वैज्ञानिक है, तो मेरे और उसमें दोनों में समानता अगर हो जाएगी तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। तो हर व्यक्ति में दूसरों से भिन्नता पाई जाती है। चालक का विकास किस क्रम में होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बालक के विकास की दर में जो उसमें विकास होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या आप बोलें अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर। नेक्स्ट है हमारा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो संक्रमण जो होता है, संक्रमण की पहल, जो वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है, वयस्कता कब आती है? वयस्कता हमारी कब आती है? जो हमारा किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था की जो आयु होती है वो वयस्क जो होते हैं, वयस्कता जो होती है उसके संक्रमण की पहल करती है। जो किशोरावस्था होती है हमारी, जो नियर अबाउट 18, वो हमारी संक्रमण की पहल करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाता है उसे क्या कहते हैं, या क्या क्या चीज़ उसमें शामिल होती हैं? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मान लीजिए प्रारंभिक कक्षा में एक बालक है या बालिका है, अपने साथ जो भी अनुभव लाते हैं, मान लीजिए वो शेयर करते हैं आपके साथ, आप टीचर हैं और कोई बच्चा है, वो कोई भी अनुभव आपके साथ अगर शेयर करता है तो आप उनको क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, बताइए आप क्या करेंगे? उन्हें शामिल करके उनका संचय करेंगे, या उन्हें अस्वीकार कर देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, या उन पर ध्यान नहीं देंगे? देखिए, अस्वीकार कर देंगे तो फिर वो कोई भी आपसे बात शेयर नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं, और कोई भी बात होगी आपसे नहीं बताएगा। अगर आप उसे डांट देंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप उपेक्षा करेंगे, उपहास करेंगे, तो पूरी क्लास उस पर हंसेगी, फिर वो दोबारा उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा या आपसे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तब भी उसका मोटिवेशनल जो डिमोरलाइज हो जाएगा, और बिल्कुल भी कंसंट्रेशन उसका बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा प्रारंभिक तौर पर, प्रारंभिक कक्षा में अगर कोई भी अनुभव आपसे साझा करता है तो आप उनको शामिल करिए और उनको संचय करिए, उनको शामिल कर कर उनका संचय करना चाहिए। हमारा ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि जो हिंज था उसको दवाई चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो पकड़ा जाता और जेल भेज दिया जाता। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? मान लीजिए एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो कि वह दवाई जो थी उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अब कोहलबर्ग ने क्या कहा? देखिए, जो दंड है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। उसे पता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, लेकिन वो उसको नैतिक रूप से इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो नहीं करता तो उसकी जो पत्नी थी वो बीमार थी और वो उसकी मृत्यु हो जाती। तो वो दंड के लिए भी वो सोच रहा है, और उसका आज्ञा पालन, इसमें कौन सा लागू होगा? हमारा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। नेक्स्ट है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, जो बच्चे स्वयं से क्वेश्चन करते हैं, स्वयं से किसी चीज़ को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, लेओ वाइगोत्स्की उन्हें क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता,
अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता। जो लेव वाइगोस्की हैं उसे क्या कहते हैं, समस्या वार्ता, यानी कि अगर समस्या होगी तभी वो मौखिक संवाद करेगा। जी नहीं। अहम केंद्रित स्वयं पर केंद्रित होता है और सेल्फ सेंट्रिक जिसे बोलते हैं, खुद पर ही खोया रहता है, खुद पर ही ध्यान देता है। यह व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता। तो इसे जो लेव वाइगोस्की हैं उसे व्यक्तिगत, पर्सनली वो खुद से बातें करता है कि क्या मुझे ऐसा, जैसे कोई चीज़ है, किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैं करूँगा तो क्या होगा। तो वो सेल्फ अंदर से इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, खुद पे खुद आत्मनिरीक्षण कर रहा है, अपना खुद के बारे में सोच रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत वार्ता है, एक सेल्फ, खुद के लिए। तो दोस्तों ये 2019 का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसका पहला सीडीपी, जो सीडीपी है उसकी पेडागोजी है और 15 क्वेश्चन इसमें थे, 15 कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गई या क्या चीज़ें सही थी, क्या नहीं थी। आगे इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।